Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class SST. Today we are going to discuss about chapter number 14, new chapter that is of geography part. The name of the chapter is North America Economical Features. In our previous chapter we have discussed a lot about North America, its geographical features. Now we are going to discuss about its economical features. In that part we are going to discuss about agricultural resources and mineral and power resources. So let's start. North America is most prosperous and very highly industrialized continent of the world. देखिए यदि आप मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, हम नॉर्थ अमेरिका के इकोनॉमिकल हम नॉर्थ अमेरिका के इकोनॉमिक फीचर्स की बात कर रहे हैं. तो यदि हम नॉर्थ अमेरिका के इकोनॉमिक फीचर्स की बात करें, इकोनॉमी मतलब के पैसा समझ लो या अर्थव्यवस्था कह लो इसको, है ना. तो यदि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मोस्ट प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट है ये दुनिया का, मतलब बहुत ही संपन्न है. ओके, किस वजह से? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है. ओके, और इसके अलावा ये इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्री है, इस वजह से इसकी जो लिंक्ड है दूसरी कंट्री से, दूसरे वर्ल्ड से भी बहुत ज्यादा है. मींस फॉरेन ट्रेड और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है. ओके, तो दूसरे कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले में इस कॉन्टिनेंट के ऊपर इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, मतलब मॉडर्न मीन्स ऑफ इक्विपमेंट का वहाँ इस्तेमाल होता है, मॉडर्न मीन्स ऑफ मशीनरी का वहाँ इस्तेमाल होता है. ओके, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट नेचुरल रिसोर्सेस. ये सारी चीजें संभव क्यों हुई, क्यों वहाँ इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है? क्योंकि दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेस है, या यूँ कहना चाहिए मिनरल रिसोर्सेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है. और इसके अलावा हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और टू यूज देम. और इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी का, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो टेक्नोलॉजी भी उनकी हाई है. मीन्स एग्रीकल्चर के अंदर या मिनरल्स के अंदर या फॉरेस्ट रिसोर्स के अंदर जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं बहुत हाई है और बहुत फास्टली वर्क करती है. इसलिए ये बहुत ही डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है. हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, केवल एक देश की बात नहीं कर रहे हैं. देखिए, अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या नेचुरल स्ट्रक्चर ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि व्हाट इज इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं. देखें, द फर्टाइल प्लेन, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, ब्रॉड बेल्ट ऑफ फॉरेस्ट, एक्सटेंसिव फिशिंग ग्राउंड अराउंड इट्स कोस्ट, द मिनरल आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. देखिए, नॉर्थ अमेरिका की नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो यहाँ पर ग्रासलैंड, घास का मैदान बहुत ज्यादा है. इसके अलावा फॉरेस्ट की बेल्ट्स भी बहुत ज्यादा है. इसके अलावा फिशिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा है. ओके, और इसके अलावा जो मिनरल्स हैं ये कहीं ना कहीं वैल्यूएबल मिनरल्स है यहाँ पर. तो ये सारी की सारी चीजें नॉर्थ अमेरिका को संपन्न बनाने में, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, यूएसए एंड कनाडा आर द इंपॉर्टेंट नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के यदि दो इंपॉर्टेंट नेशन की बात करूं तो एक है यूएसए और दूसरा है कनाडा. यूएसए मतलब के अमेरिका भी बोलते हैं इसको, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या शॉर्टकट में हम इसको अमेरिका भी कह लेते हैं. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट देश है वो है कनाडा. अब मेन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, मेन अगर मैं इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की बात करूं कहां से नॉर्थ अमेरिका में पैसे आते हैं, पहला है एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर काफी होती है, हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर से पैसे आते हैं. दूसरा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है. नॉर्थ अमेरिका में फॉरेस्ट की भी कोई कमी नहीं. हमारे भारत में तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, हम भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज से पैसे कमाते हैं. मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, देखें यहाँ मिनरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, जमीन में से जो खनिज पदार्थ वगैरह निकलता है, या एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब एनर्जी रिसोर्सेज में आएगा. फिर फिशरी, जो यहाँ के कॉस्ट है, वहां पर जो मछली पालन का जो काम है या फिशेस को जो एक्सपोर्ट करने का वर्क है वो भी बहुत ज्यादा होता है. फिर इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, तो ये सेक्टर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. इसके अलावा पॉपुलेशन एंड मेजर सिटीज, पॉपुलेशन और मेजर सिटीज, क्योंकि इन सबको चलाने के लिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की जरूरत होगी और कुछ मेजर सिटीज ऐसी होती है
जहाँ से इन सब चीज़ों का एक्सचेंज होता है। जैसे हमारे भारत का एग्जांपल ले लें तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब यहाँ की इंपॉर्टेंट और मेजर सिटीज है जहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। बेंगलोर वगैरह आप ले लें, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज है भारत में। ओके, चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। यदि हम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की बात करें तो ये बहुत ही बूस्ट देता है यहाँ की इकोनॉमी को, नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी को। हालांकि 1/12 केवल 1/12 जो टोटल वहाँ का एरिया है वही एग्रीकल्चर के अंदर या कल्टीवेशन के अंदर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ज्यादा रीच है। ओके, तो ये ऐसा संभव क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। जो लैंड है वो फर्टाइल है, भले 1/12 है लेकिन जितनी है वो फर्टाइल है। क्लाइमेट बहुत सूटेबल है और इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इरिगेशन की फैसिलिटीज वहां पर बहुत ही ज्यादा है। वहां की जो क्रॉप है उसको दो भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली फूड ग्रेन, सेकेंडली कैश क्रॉप। फूड ग्रेन की बात करूं तो वो क्रॉप जो खाई जाती है, जैसे व्हीट है, मेज है, बार्ले, राइस, मिलेट, आप सब लोगों को मालूम है। कैश क्रॉप की बात करूं तो जहां से पैसे कमाए जाते हैं, जैसे कॉटन है, शुगर केन है, टोबैको, सोयाबीन, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स, ये सब वहां की कैश क्रॉप्स हैं। फिर एक्सटेंसिव पेरी ग्रासलैंड इन द सेंट्रल एंड द रिवर वैली आर सूटेबल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो जो सेंट्रल के अंदर वहां का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर पेरी ग्रासलैंड है वो, और इसके अलावा जो रिवर वैलीज है, यहाँ रिवर वैलीज भी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये फार्मिंग के लिए एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। ओके, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज द चीप फार्मिंग प्रैक्टिस। द एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड इन द नॉर्थ अमेरिका बिकॉज, देखो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डेवलप्ड क्यों हुआ है, उसके कुछ मेन कारण है। जो फील्ड आर बिग इन साइज, जो लोगों के पास में फील्ड है वो बड़ी साइज की। हमारे भारत जैसी छोटी फील्ड नहीं है लोगों के पास में, फील्ड जो है वो साइज उसका काफी बड़ा है। फिर ये जो मशीन्स वगैरह है इसका इस्तेमाल ये ज्यादा करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं अपनी फार्मिंग के अंदर। ओके, और कुछ एरिया है जो स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप्स के लिए ही रिजर्व कर लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। अब कुछ क्रॉप्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ के, तो वीट की हम बात कर ले तो वीट यहाँ का जो चीफ क्रॉप है नॉर्थ अमेरिका का, और वीट जो है साल में यहाँ पर 2 बार बोया जाता है। एक तो विंटर के अंदर भी बोया जाता है और स्प्रिंग सीजन के अंदर भी बोया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है कि उसको 2 बार साल में बो लिया जाता है। हमारे यहाँ 2 बार नहीं बो सकते, है ना। नॉर्थ अमेरिका स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अगर व्हीट की मैं बात करूं तो गेहूं के मामले में नॉर्थ अमेरिका का दुनिया में सेकंड नंबर है। ओके, कहां पर जो पेरी रीजन है, पेरी ग्रासलैंड का रीजन है, वहां पर व्हीट बहुत ज्यादा होता है। ओके, इसीलिए उसको बास्केट ऑफ ब्रेड भी बोलते हैं, ब्रेड की बास्केट। व्हीट से क्या बनता है, गेहूं से ब्रेड भी बनता है। हमारे यहाँ के लोग, हम रोटी बनाते हैं लेकिन वो ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इसलिए इसके अलावा इसको व्हीट बेल्ट भी कहा जाता है इस एरिया को। फिर है मेज। Maize is the staple crop of Mexico, while in the United States, much of the maize produced is used for feeding pigs and cattle. देखिए मेज यहाँ की एक स्टेपल क्रॉप है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो मेज का इस्तेमाल होता है वो फॉडर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो वहाँ पिग वगैरह होते हैं उनको फीड करने के लिए और कैटल को फीड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेज को वहाँ का मेज इज कॉल्ड कॉर्न इन यूएसए। यूएसए में, अमेरिका में जो मेज है उसको कॉर्न कहा जाता है, और दुनिया का जो आधा मेज प्रोडक्शन है वो यूएसए के अंदर होता है। ओके, मेज इज चीपली प्रोड्यूस्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएस एंड मेक्सिको। मेक्सिको में और यूएस में, मतलब अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होता है मेज। ओके, इसके अलावा यहाँ पर इतना ज्यादा जो मेज प्रोड्यूस होता है तो इस एरिया को, यूएस और मेक्सिको के एरिया को बेल्ट ऑफ मेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ बार्ले की। बार्ले मतलब जौ। इट इज प्रोड्यूस्ड लार्जली इन कनाडा। बार्ले जो है कनाडा में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले कनाडा स्टैंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आता है कनाडा, है ना, बार्ले के प्रोडक्शन के अंदर। देखेंगे हम नॉर्थ अमेरिका के अब कंट्री की बात कर रहे हैं, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, जो ये नेम है ये सब कंट्री के नेम है। नॉर्थ अमेरिका क्या है, कॉन्टिनेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिलेट की। मिलेट इज प्रोड्यूस इन यूएस एंड मेक्सिको। यूएस और मेक्सिको दोनों जगह पर मिलेट होता है। जो यूएसओ है, यूएस
यदि हम यूएस की बात करें, यूएस और यूएसए एक ही, यूएस मतलब भी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट मतलब क्या अमेरिका, और यूएसए मतलब भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका। यूएस अगर मैं बोलूं तो भी अमेरिका बोल रहा हूं मैं, और यूएसए बोलूं तो भी अमेरिका बोल रहा हूं, और अमेरिका बोलूं तो भी अमेरिका बोल रहा हूं। इस बात को आप समझें। तो देखिए यूएस के अंदर या अमेरिका के अंदर जो मिलेट है वो सबसे ज्यादा होता है, दुनिया में फर्स्ट नंबर पे जो मिलेट होता है वो यूएस में होता है, और मेक्सिको में फोर्थ नंबर पे। ओके, राइस की अगर मैं बात करूं तो जो मिसिसिपी रिवर से उसके डेल्टा जो है उसके किनारे जो राइस बहुत ज्यादा होता है वहां पर। फिर सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन में बहुत ज्यादा मात्रा में जो अमेरिका में सोयाबीन होता है। दुनिया का जो 1/4 सोयाबीन प्रोडक्शन है वो वहीं पे अमेरिका के अंदर ही होता है। फिर अगर मैं कॉटन की बात करूं तो यूएस स्टैंड फर्स्ट अमंग द कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यूएस दुनिया में फर्स्ट नंबर के ऊपर है कॉटन प्रोड्यूसिंग के मामले में। द साउथ ईस्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉटन बेल्ट। यूएस का अमेरिका का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ बहुत ज्यादा कॉटन होता है, इसलिए हम उसको कॉटन बेल्ट भी कहते हैं। अगला नंबर आता है ग्राउंडनट का। देखिए सिंस फ्यू ईयर यूएस, मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट। ग्राउंडनट की बात करूँ तो कुछ समय से ही अभी वो अमेरिका, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज वगैरह जो है वो ग्राउंडनट को प्रोड्यूस कर रही हैं। शुगर केन की अगर मैं बात करूँ तो मेनली ये क्यूबा के अंदर होता है, नॉर्थ अमेरिका के क्यूबा देश के अंदर। इसलिए क्यूबा को होम ऑफ शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शुगर केन होता है, इसलिए उसको होम ऑफ शुगर। क्योंकि शुगर केन से तो शुगर बनती है, गन्ने से तो शुगर बनती है, इसलिए उसको होम ऑफ शुगर कहा जाता है। अगला हम नाम लेते हैं टोबैको का। देखिए अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में टोबैको होता है। अमेरिका सेकंड नंबर आता है दुनिया में टोबैको प्रोड्यूस करने के मामले में। टोबैको इज ग्रोन इन कोस्टल एरियाज ऑफ मेक्सिको। जो टोबैको है वो कोस्टल एरिया के अंदर होता है मेक्सिको के। फिर फ्रूट्स की बात करें तो जो वैली ऑफ कैलिफोर्निया है वो फेमस है बहुत ज्यादा फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए। और इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट रीजन जो है वहाँ का, ईस्टर्न कोस्ट आप समझते हैं कि वो कोस्ट जो ईस्ट में आता है समुद्र से लगा हुआ, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है फ्रूट्स के मामले में, है ना। तो ये हमने कहीं ना कहीं इसकी एग्रीकल्चरल क्रॉप देखी, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है या ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल है, सब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है यहाँ की फार्मिंग वगैरह। अब मैं बात कर लेता हूँ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की। देखिए अब सेकंड नंबर पे आता है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हमने एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की बात यहाँ कंप्लीट कर ली, और सेकंड नंबर पे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आता है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज तक। देखिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, निकल, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर। ओके, तो ये सारे जो वर्ल्ड फेमस या यूं कहना चाहिए पूरे वर्ल्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दुनिया का 32% जिंक पाया जाता है, दुनिया का 27% कोल पाया जाता है, और दुनिया का 25% पेट्रोलियम नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ओके, अगर मैं मेक्सिको की बात करूं तो सिल्वर के मामले में ये दुनिया का लार्जर प्रोड्यूसर है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम में भी ये बहुत ज्यादा रिच है, और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल और नेचुरल गैस का। ओके देखिए कुछ मिनरल प्रोड्यूसिंग एरियाज की हम बात कर लेते हैं। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड नियर ग्रेट लेक्स इन साउथ इन यूएस, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा और इन मेक्सिको। आयरन की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के जो ग्रेट लेक्स वगैरह हैं, हमने पिछले लेसन में ग्रेट लेक्स देखे थे, कुछ व्हाइट लेक्स, तो वहां पर आयरन वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां जो जमीन है वहां से निकाला जाता है। इसके अलावा कनाडा का नॉर्थ ईस्ट पार्ट वहां से निकाला जाता है, और इसके अलावा मेक्सिको से ही निकाला जाता है। फिर हम बात करें कॉपर की, तो कनाडा एंड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कॉपर है वो कनाडा में निकलता है, और अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां से निकलता है। फिर हम जिंक की बात करें तो जो जिंक है वो कनाडा और यूएसए के अंदर निकलता है, और कनाडा जिंक के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। फिर गोल्ड की बात करें तो डॉसन इन कनाडा, डॉसन एक एरिया है कनाडा में, वहां से गोल्ड निकलता है, और ब्रिटिश कोलंबिया और कोलोराडो वैलीज वगैरह में से गोल्ड निकलता है। तो कोलोराडो वैलीज कहाँ है? अमेरिका के अंदर। फिर सिल्वर की बात करूं तो मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के अंदर सिल्वर निकलता है, और मेक्सिको में। कोल की बात करूं तो जो एपलेचन
माउंटेन या एप्लेशियन प्लेटूज है वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां से कोल निकलता है, और इसके अलावा कनाडा का वेस्टर्न पार्ट से और मेक्सिको से निकलता है। फिर पेट्रोलियम की बात करूं तो टेक्सास एक शहर है वहां का, या यूं कहना चाहिए वो टेक्सास एक प्रोविंस है। ओके, प्रोविंस के लिए जैसे हमारे स्टेट होते हैं वैसे वहां पर प्रोविंस होती है। तो यूएस की एक प्रोविंस है टेक्सास, वहां से पेट्रोलियम निकलता है। यूएस मतलब वही अमेरिका। इसके अलावा सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न पार्ट और कोस्टल जो एरियाज है मेक्सिको के, ओके, बे ऑफ मेक्सिको के, वहां से भी पेट्रोलियम निकलता है। बे ऑफ मेक्सिको मतलब गल्फ, मतलब मेक्सिको की खाड़ी। नेचुरल गैस की बात करूं तो कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर नेचुरल गैस निकलता है। ओके, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो निकल, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटाश, यूरेनियम और एल्यूमिनियम के मामले में भी बहुत ज्यादा रिच है। ओके, तो ये चीजें हमने देखी आज। अब थोड़ा सा मैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा, बाकी का इसको कल डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉरेस्ट भी एक कहीं ना कहीं जो नेचर का दिया हुआ वैल्यूएबल गिफ्ट है। नॉर्थ अमेरिका अबाउंड्स इन द डिफरेंट फॉरेस्ट। नॉर्थ अमेरिका के अंदर अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, देखिए जो कनाडा के लोग हैं वहाँ का जो मेन बिजनेस है वहाँ के लोगों का, वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, जैसे पेपर वगैरह का या फर्नीचर का उनका जो बिजनेस है ये सब फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कनाडा में ज्यादा है। वहाँ के कुछ मुख्य पेड़ों की बात करूँ तो चील, फर, स्प्रस और बैल्सम, ये कुछ वहाँ के पेड़ हैं। आपने नाम नहीं सुना होगा, वहाँ के पेड़ हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। इसके अलावा द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फुल ऑफ सॉफ्ट वुड ट्रीज। वहाँ का जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वहाँ की जो वुड है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। द टोटल सॉफ्ट वुड विच आर कट इन वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूट इज 20%। देखिए जो सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट है दुनिया में, सॉफ्ट वुड मतलब जिसकी लकड़ी सॉफ्ट हो, वो दुनिया का 20% केवल और केवल नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। यूएस एंड कनाडा हैव मेजर इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड पल्प। अगर हम पेपर और पल्प की बात करें तो अमेरिका और कनाडा यहाँ के इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। फिर डॉगलास, फर एंड व्हाइट पाइन आर यूज्ड फॉर मेकिंग। देखिए एक पेड़ है डॉगलास फर, और इसके अलावा व्हाइट पाइन, इसका इस्तेमाल होता है फ्लोर बनाने में। जमीन में जो फ्लोर बनते हैं उसका इस्तेमाल फ्लोर बनाने में होता है। डॉगलास और फर का इस्तेमाल इसके अलावा बोर्ड बनाने में होता है। अब आप सोचेंगे फ्लोर बनाने में कैसे होता है, तो वुडन फ्लोर भी जमीन में लगते हैं। हमारे यहाँ टाइल्स वगैरह लगाई जाती है, लेकिन वुडन फ्लोर भी लगाए जाते हैं जमीन में। फिर बोर्ड बनाने में, दरवाजे, खिड़की वगैरह की फ्रेम बनाने में होता है। इसके अलावा ओक, बीच और विलो ट्री, इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में होता है। सेल्यूलोज, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर आल्सो यूज्ड फॉर सॉफ्ट वुड। इसके अलावा देखिए सेल्यूलोज, रेजिन और टर्पेंटाइन, इसका इस्तेमाल भी सॉफ्ट वुड की तरह होता है। सेल्यूलोज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग रेयॉन क्लॉथ। सेल्यूलोज का इस्तेमाल रेयॉन क्लॉथ बनाने में होता है। क्लॉथ होता है रेयॉन का, उसका इस्तेमाल, ये जो सेल्यूलोज है जो पेड़ से निकलता है, तो रेयॉन क्लॉथ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। Trees of tropical forest yield good quality hardwood such as mahogany and legwood। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ गुड क्वालिटी के जो हार्डवुड है, हार्डवुड मतलब जिनकी लकड़ियां सख्त होती हैं, जैसे मेहोगनी और लॉगवुड, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से निकलते हैं नॉर्थ अमेरिका के। जो चिकल ट्रीज है उसका इस्तेमाल चिकल गम की तरह होता है। इसके अलावा जो सेप ऑफ मेपल ट्रीज इज स्वीट एंड यील्ड शुगर। देखिए जो मेपल ट्री है, मेपल ट्री होता है वहां पर एक, उसमें से एक सेप निकलता है, मीन्स एक तरल पदार्थ निकलता है, वो स्वीट होता है और कहीं ना कहीं उसमें शुगर होती है। ओके, मेहोगनी एंड लेगवुड आर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस। मेहोगनी और लॉगवुड का इस्तेमाल बॉक्सेस बनाने में होता है क्योंकि ये हार्डवुड है। इन द फॉरेस्ट ऑफ कनाडा फर इज ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल। ओके, इसके अलावा कनाडा के जो फॉरेस्ट है वहां पर जो फर है वो एनिमल्स से लिया जाता है, निकाला जाता है। एनिमल आर रियर्ड इन ग्रासलैंड। जो एनिमल है वो ग्रासलैंड में, एक ग्रासलैंड है, चारागाह है, वहाँ चराए जाते हैं। और वहाँ पर जो डेयरी प्रोडक्ट है और जो डेयरी कैटल है, जो डेयरी कैटल है मतलब कि जैसे कि आपकी बफेलो है या काऊ है, उनको चराया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो डेयरी इंडस्ट्रीज है लेक्स के किनारे, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसी तरीके से डेयरी इंडस्ट्रीज के अलावा मीट इंडस्ट्रीज भी बहुत एडवांस है। बहुत से ऐसे जानवर जो मीट प्रोवाइड करते हैं
उनको भी वहाँ पर रियर्ड किया जाता है। ओके, इसीलिए शिकागो को दुनिया का सबसे बड़ा मीट मार्केट भी कहा जाता है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम इंडस्ट्रीज से देखेंगे, ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ये भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, अब कल हम देखेंगे इसका इंडस्ट्रियल पार्ट, मींस इंडस्ट्रीज यहाँ कहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में, मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स देखेंगे। ओके, और मेजर सिटीज वगैरह यहाँ की देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।